गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट नामा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जो जून 2025 में हुआ है उसके साइंस क्वेश्चन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर हम लोग सही सही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो सबसे पहले है तो साइंस का जो विषय कोड होता है उसको हम लोग 112 बोलते हैं। साइंस का विषय कोड 112 होता है। ये क्लास 10th के लिए क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 है, यानी इसको त्रैमासिक परीक्षा बोलते हैं। हर 3 महीने पे बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। साइंस सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, यानी इसका एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अगर आप इसका एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब आगे इस एग्जाम में टोटल प्रश्नों की संख्या है 70 + 20 + 8, यानी टोटल 98 क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है। समय जो है इसके लिए आपका 2 घंटा 30 मिनट है और कुल मुद्रित पृष्ठ यानी पृष्ठ का जो संख्या है वो आपका 28 है और टोटल पूर्णांक जो है वो आपका 80 है। इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इस निर्देश में बताया गया है कि किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगति के मामले में हिंदी रूपांतरण ही मान्य होगा, यानी कोई प्रश्न है उसमें कोई अगर कन्फ्यूजन है तो उसका हिंदी रूपांतरण मान्य किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें तथा उनके अनुसार उत्तर दें, यानी जितना ही प्रश्न दिया है उसको पढ़ना है और उसके हिसाब से उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको अनुसरण करना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएँ तो सबसे पहले निर्देश को एक बार जल्दी से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि निर्देश में ही बताया हुआ रहता है कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर देना है और कितने क्वेश्चंस का आंसर आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेक्शन में बटा हुआ होता है। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको सेक्शन अ में रखा गया है। तो चलिए सेक्शन अ की ओर। सेक्शन अ, इसको इंग्लिश में सेक्शन ए बोला गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है। इसमें पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना अनिवार्य है। यानी 30 क्वेश्चन आपको जो भारी लगे या जिसका आंसर आपको मालूम नहीं हो वो आराम से छोड़ सकते हैं, और 40 वैसा क्वेश्चन आपको बनाना है जो आप उसको अच्छे से आता हो। तो ये हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो टोटल अभी हम लोग जवाब टोटल 40 क्वेश्चन का देना है, लेकिन हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो आभासी और सीधा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पूछ रहा है कौन सा दर्पण है जो दंत चिकित्सक यानी जो दांत की चिकित्सा करते हैं, दांत को ठीक करते हैं, यानी दांत के डॉक्टर के पास कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। तो उसका आंसर होता है अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इससे दांत के अंदर का चीज़ बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तो दांत के चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे बोलने का स्पीड आपको स्लो लगता है तो आप चैनल से इसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार सभी क्वेश्चंस को जरूर देख के एग्जाम में जाए, क्योंकि हो सकता है फाइनल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है क्या चीज़, पूछा गया है आपसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जो होता है ना उसका फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कोई वस्तु दूर रखा हुआ है तो उसके लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो उसके लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है।
यानी दूर रखे हुए वस्तु के लिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी 1 से लेकर 4 तक अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चंस बनाए हैं सबका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख अक्ष होता है, यानी मुख अक्ष क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दर्पण की सतह के लंबवत केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई रेखा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख अक्ष जो होता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दर्पण की सतह के लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई रेखा, ये दोनों होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी आभासी बोल सकते हैं या उसको हम लोग काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्श्व व्युत्क्रम देखा जाता है, यानी पार्श्व रूप से व्युत्क्रम जो होता है यानी उल्टा, वो देखा जाता है किस दर्पण में? तो यहाँ पे ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी। तो पार्श्व व्युत्क्रम जो होता है वो आपका देखा जाता है इनमें से सभी दर्पण में कभी ना कभी पार्श्व व्युत्क्रम चित्र बनता ही बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो वाहनों को पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है, उसका नाम होता है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। तो वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? तो वो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें पूछा गया है आपसे क्या कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण के अनंत पे बना प्रतिबिंब जो होता है वो अत्यधिक बड़ा होता है। अवतल दर्पण के अनंत पर बना प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी कोई वस्तु अनंत पे है तो अवतल दर्पण में उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है। तो कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर फोकस पर बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/v + 1/u = 1/f होता है। यही अगर उसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1/f = 1/u + 1/v होगा, यानी लिखने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये होगा, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें है किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है? यानी कौन से स्थिति में अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पे। तो 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है।
तो ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें अभी हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी जब आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जब आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होगा तब। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है। बताना है कौन सही नहीं है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कभी छोटा नहीं बनता है, हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 24। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा और बड़ा। आभासी सीधा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस चीज़ का उदाहरण है। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है। तो वो आपका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कागज का जलना। कागज का जलना जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी बताना इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Zn प्लस CuSO4 गिब्स ZnSO4 प्लस Cu। ये आपका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। यानी जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको अपचायक बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में
जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है उसको अपचायक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहे में जंग लगना एक कैसा है? भौतिक परिवर्तन है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया? तो लोहे में जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए या मेरी मेहनत से आपको लगे कि हमको इससे एक सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaO। CaO जो होता है कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 गिव्स CaO प्लस COT। ये जो है ये तापीय विघटन को दर्शाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपको बोल रहा है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली गैस NO2 होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो उससे निकलने वाली गैस NO2 होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी बताना है कौन सा धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा जो है धातु वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में है क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है? बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BaSO4। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है? तो BaSO4 है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्युत अभिलेपन कहते हैं, विद्युत अभिलेपन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? यानी कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी M2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया में बनता है। अब है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन। इसमें है आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है पानी का उबलना।
पानी का उबलना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पानी का उबलना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो पूछ रहा है कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है। कॉपर सल्फेट घोल का रंग क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट घोल का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट घोल का रंग नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब चलते हैं हम लोग, तो ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होता है। यानी कोई अभिक्रिया नहीं होता है, लोहे पर तांबे की परत जम जाती है ये भी नहीं होता है, और लोहा पूरी तरह घुल जाता है ये भी नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो बोल रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरा धुआं और पीले अवशेष को देखा जाता है। भूरा धुआं और पीले अवशेष को देखा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। तो ये रहा 48 क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं 49 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। ग्लूकोज जो होता है वो पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अब है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको इनामेल कहते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको इनामेल कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है लार निम्नलिखित में किस ग्रंथि का स्राव है? लार जो है वो किस ग्रंथि का स्राव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार जो है वो लार ग्रंथि का स्राव है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलन जो है वो छोटी आंत का भाग नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो इसमें सभी जो हैं सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ना वो अवशेषी अंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 58 निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? यानी कौन सी रचना के द्वारा अमीबा जो होता है अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूटपाद। कूटपाद के द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 59
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं CO2, H2O एवं ऊर्जा। श्वसन क्रिया के उपरांत बनने वाले चीज होता है CO2, H2O एवं ऊर्जा। अब है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित किस में किण्वन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया किस में होती है ये बताना है। तो किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना अणु होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन परमाणुओं से बना अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो तिलचट्टा में श्वसन जो होता है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि कछुआ में जो होता है श्वसन होता है वो फेफड़े द्वारा होता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, रक्त है, यानी रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। रक्त जो है वह एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में हृदय में कितने विस्म होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विस्म होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 67 है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 68। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का समान रक्तचाप है? तो 120/80 ये मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए के क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और आपके लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से और भी इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। तो ये रहा क्लास 10th बिहार बोर्ड के त्रिमासिक यानी क्वार्टरली एग्जामिनेशंस के साइंस क्वेश्चन का टोटल 17 क्वेश्चंस का सही सही आंसर बताया गया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें। और अगर ये चैनल या आपको मेरी मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के प्रत्येक सब्जेक्ट्स के